स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 125 के केस में, ड्रीवी के केस में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ ही में कवर करते हुए ही हम एक ऐसे भी क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि किसी सब्सक्राइबर के द्वारा पूछा गया था। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और आपका कोई भी टॉपिक हो तो आप उसे भी कमेंट में बता सकते हैं जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए, वीडियो आपको बना करके जरूर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 125 का अगर केस चल रहा है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 125 का जब केस चलता है, जब 125 का एप्लीकेशन लगती है तो उस एप्लीकेशन में अब रजनीश बनाम नेहा की बात से आप दोनों को, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, दोनों को ही अपनी इनकम एफिडेविट को लगाना होता है। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, मतलब कि आप शपथ देते हैं, आप किसी भी चीज की आप शपथ देते हैं कि आप जो भी बातें बता रहे हैं वो बिल्कुल भी सही है और आप अपनी इनकम को पूरी तरीके से शो वहां पर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने अपनी इनकम को गलत शो किया है तो इसका फायदा दूसरा पक्ष उठा सकता है अगर उसके पास प्रूफ है इस बात का, तो क्योंकि आपने एफिडेविट के माध्यम से ये बात मानी है कि आपकी इनकम कितनी थी और आपके पास कौन कौन से सोर्सेज हैं इनकम के। लेकिन उसमें अगर आपने कहीं भी कुछ भी गलत बोला है और दूसरे पक्ष को इस बात की जानकारी है तो वो इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं और आपके ऊपर भी कई तरह के केस इसके बाद फिर चल सकते हैं, क्योंकि अदालत में झूठ बोलना भी बहुत बड़ी एक गलती होती है। तो इसलिए जब भी आप अपने इनकम एफिडेविट को शो कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप सही सही चीजें शो करिए, आप अपनी इनकम को सही शो करिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी हस्बैंड और वाइफ दोनों ही, जब 125 का केस चलता है, दोनों ही अपनी अपनी इनकम को कम कर करके शो करते हैं। इसके पीछे बहुत सारी वजह है, इसके लिए आपको वकील भी आपके बता देते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी इनकम को शो करना है। अगर हम 125 की बात करते हैं तो फिर उसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन होगा वो आपके इनकम से रिलेटेड होगा। आपने जो इनकम एफिडेविट दिया है वो सबसे पहले सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड होते हैं। तो आप जब भी आप जाइए, 125 का जब केस चल रहा हो तो आपने जो इनकम एफिडेविट शो किया है उसको आप अच्छे से मैन्युअली आप उसे पढ़ लीजिए, आप उस पर एक एक बातों पर आप फोकस कर लीजिए कि आपने उसमें क्या क्या बातें दिखाई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने दिखाया कुछ और है और आप जाकर के कोर्ट में कुछ और बोले। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने वकील के माध्यम से अपने सारे इनकम एफिडेविट वगैरह आप लगवा देते हैं और आपको भी इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, जबकि ये आपकी बहुत बड़ी लापरवाही होती है। अगर आप अपने केस को अपने वकील को दे रहे हैं तो बिल्कुल ही आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठ जाइए, आप भी अपने केस के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर रखिए। जो आप ये कहते हैं कि केस बहुत लंबा चलता है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है केस लंबा चलेगा। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो केस लंबा ही चलेगा। आप क्या करते हैं कि आप डेट पर, जिस दिन भी हियरिंग होती है, आप खुद नहीं जाते, आपके वकील साहब जाकर के वहां पर देख लेते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपके केस में चल क्या रहा है। बहुत सारे तो ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं जो अपने केस के बारे में जब पूछते हैं तो उनसे ये बोलो कि आप अपने केस के कागज दे दीजिए, तो उनका ये कहना होता है कागज हमारे पास नहीं है। तो इतनी बड़ी गलती आप क्यों करते हैं? आप अपने कागज, आप अपने डॉक्यूमेंट, जो आपके लीगल पेपर्स, आप उनको भी अपने पास नहीं रखते। अगर आपके पास पेपर्स नहीं है तो आप उन्हें कोर्ट से निकलवा लीजिए और उन्हें आप अपने पास रखिए, जिससे आपको अगर कभी भी किसी भी दूसरे वकील से अगर आपको कंसल्ट करना हो तो आप अपने पेपर के साथ जाइए। क्योंकि केवल आप अगर कुछ बता देते हैं और उसके बेस पर आपको जानकारी दी जाए तो वो जानकारी आपके लिए पूरी तरीके से सही नहीं हो सकती है। वो जानकारी कैसी होगी? तो वो होगी एक कॉमन जानकारी होगी जो कि सबके लिए जरूरी हो सकती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप अपनी बीमारी सही तरीके से नहीं बताते और डॉक्टर आपको वो दवा दे देता है जो कि एक कॉमन दवा है, तो क्या आपकी बीमारी सही हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए जब भी जाइए तो अपने लीगल पेपर्स के साथ जाइए, या आप अगर कंसल्ट कर रहे हैं तो अपने लीगल पेपर्स को पहले दीजिए, उसके बाद फिर आप कंसल्ट करिए, आप अपने क्वेश्चंस को पूछिए। इसके बाद फिर सबसे पहले तो आपसे इनकम एफिडेविट जो आपने लगाया है उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके बाद फिर क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि आपके घर परिवार से संबंधित क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे। ऐसे मामलों में अधिकतर करके घर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे कि आप थोड़े से नॉर्मल होकर के वहां पर जवाब देने लगिए। आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाएगी।
इसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर में कितने भाई बहन हैं, कितने लोग हैं आपके घर में, माता पिता हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो वो बुजुर्ग हैं या नहीं, आपके माता पिता किस तरह की जॉब में थे, माँ हाउसवाइफ हैं, पिता जॉब में थे, प्राइवेट जॉब में हैं कि गवर्नमेंट जॉब में हैं, रिटायर हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद फिर आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपके भाई और बहन, जैसे अगर आपने बताया कि आपके भाई बहन है, एक भाई या एक बहन है, तो आपसे उनकी भी एजुकेशन के बारे में बातें पूछी जाएंगी। अब ये पूछे जाने का ये मात्र मकसद होता है कि अगर आपने अपने इनकम एफिडेविट में इस बात को शो किया है कि आपके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, और आप बाद में जब आपसे ये पूछा जाता है कि आपके भाई और बहन क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, जॉब में हैं या नहीं है, उसके बाद आप जिस तरह की जानकारियाँ वहाँ देते हैं उसे देख करके कोर्ट में ये लगता है कि आपके जो भाई बहन है वो बहुत ही एक अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से वो एजुकेशन ले रहे हैं, जहाँ पे कि फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप झूठे साबित हो जाएंगे कि अगर इतनी ज़्यादा फीस है तो आप फिर किस तरीके से, आपके घर वाले कैसे उसका बर्डन लेते हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि लोन लेकर के पढ़ाया जा रहा है, फीस जो है उसका पेमेंट लोन लेकर के किया गया है। तो इस जगह पर आपसे वो जो लोन के पेपर्स हैं वो भी लगाने को कहा जा सकता है कि आप वो भी आप कोर्ट को दिखाइए, अगर आपने कहा तो अगर आप इस तरह की कोई भी बात कहते हैं जहाँ पर पेपर के माध्यम से आपको प्रूफ करना पड़ सकता है, तो आप उसे, अगर आप झूठ कह रहे हैं तो आप ऐसी बातों को कहने से बिल्कुल बचिए, क्योंकि वहाँ पर आपसे प्रूफ इस बात का मांगा जा सकता है। और आप अगर उस वक्त नहीं देते हैं, उस वक्त अगर आप इन बातों से अगर आप पीछे हो जाते हैं, तो फिर ये आपके केस में इन बातों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपके माता पिता के बारे में जब जानकारी ली जाती है तो उनके हेल्थ के बारे में भी पूछा जाता है। उनके बारे में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो रिटायर हो चुके हैं या अभी भी जॉब में हैं। रिटायर हो चुके हैं तो क्या आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं? अगर हम लड़के की बात करें तो लड़के से ये भी पूछा जा सकता है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं क्या आपके माता पिता? तो आपके ऊपर अगर डिपेंडेंट हैं तो आप वहाँ पर उसे बताइए। और अगर हम लड़की पक्ष की बात करें तो लड़की पक्ष से ये पूछा जाएगा कि आपके मायके में कितने लोग हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं, मायके की संपत्ति के बारे में पूछा जा सकता है। आप जिस घर में रहती हैं मायके में, वो आप लोगों का अपना है या फिर आप किराए पर रहते हैं। अगर आप अपने मकान में रह रहे हैं तो आप ज़रूर बता दीजिए, और अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आप उस बात को भी शो कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप रह रहे हैं अपने मकान में और आप उसे कह देते हैं कि किराए का मकान है। तो आप इस तरह की झूठ बातें बिल्कुल भी वहाँ पर मत बोलिए, जो भी सही है आप वही बातें बोलिए। और इनकम एफिडेविट में भी जो भी चीज़ें आप शो कर रहे हैं वो ऐसी चीज़ें शो करिए जिनका अगर आपसे प्रूफ मांगा जा सकता है तो आप उसे प्रूफ आप वहाँ पर दे सकिए। जो चीज़ें कम करके दिखाई जा सकती हैं उन्हें आप बिल्कुल कम करके दिखाइए। ये आपको बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि आप उन चीज़ों को भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाइए। जो चीज़ें कम करके दिखाई जा सकती हैं आप उन्हें कम करके दिखाइए, लेकिन ऐसा कोई भी आप झूठ उस एफिडेविट में मत बोलिए जो कि आपका पकड़ में आ सकता है। क्योंकि आज के टाइम में देखिए हर किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी है, और जब भी हस्बैंड है, अगर हस्बैंड जाता है वकील से जाकर के मिलता है, और अगर वकील अच्छा है, उसके केस पर पूरा ध्यान दे रहा है, तो उसे हर छोटी छोटी बातें बताएगा कि आप किस किस तरीके से आप केस को जीत सकते हैं। और अगर आप एक महिला हैं, आप महिला हैं, जाकर के आप वकील से मिलती हैं, तो वहाँ पर एक महिला के साथ में और भी ज़्यादा सांत्वना होती है, तो उन्हें और भी अच्छे से बताया जाता है। तो ऐसे में आप कभी भी ऐसा कुछ भी आप वहाँ पर शो मत करिए जो कि बिल्कुल ही गलत है, जो कि एकदम देख कर ही समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें गलत हैं। इसके बाद फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके जैसे अगर आप लड़की हैं तो आपकी संपत्ति के बारे में, मायके पक्ष में जो भी संपत्ति है, अगर आप अकेली वारिस हैं वहाँ की, तो आप ही के वो सारी चीज़ें आपके लिए ही होंगी, जो भी संपत्ति उस पर हक जो होगा वो आपका ही होगा। तो इससे संबंधित जानकारी भी आपसे पूछी जा सकती है। या फिर अगर 1 से 2 भाई बहन है तो अब तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी लड़कियों का पूरा अधिकार हो गया है। तो ऐसे में इन सारी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है और इन सब से भी आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम 125 की बात करते हैं तो 125 में सारे क्वेश्चंस आपके इनकम एफिडेविट से रिलेटेड ही होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके, जैसे आपकी मायके की प्रॉपर्टी हो गई या ससुराल की प्रॉपर्टी हो गई, लड़का है तो उसके घर की प्रॉपर्टी है, उसके पूर्वजों की है संपत्ति है, माता पिता की संपत्ति है, या लड़के और लड़की के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, इस बात को देखा जाता है। तो इससे संबंधित जानकारी निकाली जाती है, और साथ में आपके भाई बहनों से रिलेटेड जानकारी निकाली जाती है। क्योंकि 125 का जो केस होता है वो होता है एक भरण पोषण का केस। तो भरण पोषण के केस में वही सारी जानकारियाँ
कलेक्ट की जाती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं आपके इनकम से, आपकी संपदा से, आपकी धन संपदा से। तो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप सबसे पहले तो आप ये करिए कि आप अपने इनकम एफिडेविट को जो भी आपने शो किया है उसे आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। आपने अगर अपने उसमें इनकम टैक्स के बारे में क्या बताया है, आपने उसमें अपनी सैलरी के बारे में क्या बताया है, अपनी जो भी आपकी एसेट्स वगैरह हैं टेंजिबल इंटेंजिबल उसके बारे में आपने क्या बताया है, और सारी चीज़ें जो चीज़ें जो भी पॉइंट्स उसमें मेंशन है, आप सारे पॉइंट्स को आप बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक आप पढ़ करके उसके बाद फिर आप वहाँ पर जाइए, कोर्ट में जाइए। और अगर आपके ससुराल में कोई भी ऐसा है जो कि किसी मुकदमे में फंसा हुआ है, उन्हें जेल हुई है, बेल भी नहीं मिल रही है, तो अगर फैमिली मैटर चल रहा है तो आप उस चीज़ को, इस पॉइंट को वहाँ पर आप शो कर सकते हैं। एक महिला हैं आप और आपके ससुराल पक्ष का कोई भी इस तरह के किसी भी मामले में फंसा हुआ है तो आप उसे शो कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आया था वो था कि जालसाजी से रिलेटेड था, तो ऐसी अगर आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं तो आप उन्हें एक बार उसमें मेंशन कर दीजिए, आप अपने केस में, आप पिटिशन में उसमें शो कर दीजिए, जिससे कि जज साहब का ध्यान उस पर जा सकता है। उन्हें ये लग सकता है कि ससुराल में कोई भी ऐसा मेंबर ऐसे हैं जो कि इस तरह के मामलों में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में बहू को भी प्रताड़ित किया जाता होगा पैसे के लिए, क्योंकि इस तरह की जो भी गलत गतिविधियां होती हैं वो इंसान पैसों के लिए ही करता है। तो अगर पैसों की लालच में ऐसा कोई भी काम किया जा सकता है तो बहू को प्रताड़ित करना भी बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। और जो हमारा जो फैमिली कोर्ट होता है, जो हमारा पारिवारिक न्यायालय होता है, वो अपने विवेक के अनुसार वो निर्णय देता है। तो आपके पास अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसे टॉपिक्स है, कोई भी ऐसे अगर पॉइंट्स हैं जो कि आपके केस में लाभ दे सकते हैं, तो आप उसे अपने पिटीशन में डालना बिल्कुल मत भूलिए। हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये नहीं, इसका कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि वही पॉइंट आपको केस जिताने में मदद कर दे। तो इस तरह के जो भी आपके पॉइंट्स हैं आप उन्हें अपने पिटीशन में जरूर स्थान दिया करिए। एक याचिका जो होती है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है आपके केस को जीतने में और हारने में, तो उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाना चाहिए। और फिर अगर आपके पास जो भी आपके पास बातें हैं उनसे संबंधित आपके पास प्रूफ हैं, लेकिन आपके मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट नहीं आई है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपने जो मेडिकल रिपोर्ट कराई है वो काफ़ी दिन बाद कराई होगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जिनकी वजह से आपने मेडिकल कुछ समय बाद कराया होगा, इसलिए भी रिपोर्ट में नहीं आया होगा। या फिर अगर हम डीवी की बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें, तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की होती है। तो हो सकता है आपके जो पिटिशन में चीज़ें हैं आपने बहुत क्लियर आपने मेंशन नहीं की थी, इसलिए बहुत सही से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके साथ जो मानसिक प्रताड़ना की गई होगी या शारीरिक की गई होगी। शारीरिक में भी जरूरी नहीं है कि इतना जोर से मारा गया हो कि आपको चोट बहुत गहरी आई हो सकता है कि आपको डेली ही मारा जाता हो, और मानसिक प्रताड़ना भी इसमें आ सकती है। तो आपके पास जो भी बातें हैं आप उन्हें, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उसे रखिए। मेडिकल रिपोर्ट नहीं भी आई है तो भी ऐसा नहीं है कि आपके पक्ष में निर्णय नहीं आएगा। अगर आपकी बातों में कहीं से भी कुछ सच्चाई लगती है तो निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा। और अगर किसी भी महिला के साथ कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो उसे आवाज़ तो जरूर उठानी चाहिए, लेकिन अगर गलत नहीं हो रहा है उसके बाद भी अपने ससुराल वालों को फंसाने के लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये आप बहुत ही गलत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और साथ ही साथ आपको बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो क्लियर भी हुई होंगी। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके अलावा भी अगर आपका किसी भी दूसरे टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।